हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग देखेंगे निबंध लेखन। संस्कृत में जो टीजीटी फार्म भर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध लेखन से प्रश्न बनते हैं जो टीजीटी में पूछे जाते हैं। तो हम निबंध लेखन पहले उसकी व्याख्या देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके बनने वाले प्रश्न को भी देखेंगे। तो ये स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। निबंध शब्द नि उपसर्ग पूर्वक बंध धातु में घय प्रत्यय के लगाने से बना है, जिसका अर्थ है किसी भी विषय पर अपने विचारों या भावों को विशेष रूप में ग्रंथित करना। अर्थात जहाँ पर सुसंबद्ध भाव या विचारों को निशेष रूप से बांधा जाए या उसकी तथ्यपूर्ण एक कलात्मक अभिव्यक्ति की जाए, उसे निबंध कहते हैं। फ्रेंड्स, निबंध के बारे में हम लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है और उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें हर तथ्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हमारी कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। हमारे अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि उसके में विचार कैसे हैं, उसके भाव क्या है, वो किस रूप में है। ठीक है, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक निबंध लिखने चाहिए और इसमें काफ़ी अच्छे शब्द भी समाहित होते हैं। निशेषण बद्धधन्ते विचारा अश्मिनते निबंध। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि किसी भी प्रतिपाद्य विषय का उसके स्वरूप, उपयोगिता तथा महत्व आदि के विवेचन के साथ साथ उत्पत्ति पूर्वक सरल तथा सुबोध भाषा में क्रमबद्ध अभिव्यक्ति ही निबंध कहलाता है। निबंध को सुंदर व प्रभावी बनाने के लिए सरस शैली, प्रसादमयी भाषा, रमणीय शब्दों तथा भावों की उपस्थिति आवश्यक है। क्योंकि भाषा शैली यदि निबंध का शरीर है तो विचार भाव उसकी आत्मा है। अतः निबंध लेखन में सरल, सरस, स्वाभाविक, सूक्तिपरक, सुबोध, स्निग्ध, परिमार्जित, रमणीय, प्रचलित तथा प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं कि कैसे प्रश्न किसका क्या होता है। इसलिए इसके वीडियो मैं आगे लेके आऊँगी, इसलिए एक एक शब्द मैं धीरे धीरे और आसानी से पढ़ा रही हूँ। इसको ध्यान से आप सुनते रहिए या देखते रहिए। यथासंभव उन अप्रसिद्ध तथा दुष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए जिसमें कि निबंध के स्वरूप आदि के विषय में किसी प्रकार का संदेह या दोष परिलक्षित होता हो। निबंध लेखन में दीर्घ समास तथा पुनरुक्ति का भी गणना दोषों के ही अंतर्गत की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से देखिए, निबंध लेखन में दीर्घ समास तथा पुनरुक्ति, निबंध लेखन में बार बार वही शब्द दोहराना ये गलत होगा। पुनरुक्ति की भी गणना दोषों के अंतर्गत की जाती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह समाज के लिए सद्विचारों को प्रदान करने के साथ साथ ओज एवं स्फूर्ति देता है। अतः भाषा के आधिपत्य के साथ साथ अध्ययन, निरीक्षण एवं अभ्यास की भी परम आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, किसी भी ज्ञान को हमको अर्जित करने के लिए हमेशा अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर हमें कुछ पढ़ना है या कुछ बनना है तो हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम अच्छे साहित्य पढ़ रहे हैं और अच्छे निबंध लेखन लिखना है हमको, तो हमको उस सब्जेक्ट में एकदम बिल्कुल हमारी पकड़ होनी चाहिए, तभी हम निबंध लिख सकते हैं। अच्छे साहित्य को पढ़ने के विचारों में प्रवाह आता है, संवाद से चातुर्य तथा लेखन से निश्चिंतता आती है। अतः अच्छे विचारों के लिए अच्छे साहित्य के विस्तृत अध्ययन की महती आवश्यकता है। विस्तृत अध्ययन, हमें साहित्य की जानकारी हमको होनी चाहिए। विस्तृत मतलब बहुत ही व्यापक हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे निबंध में पकड़ बना सकते हैं।
अर्थात जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस विषय की अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करके, उसे संबंधित सामग्री तथा दृश्य आदि का निरीक्षण करके, विषय को उपयुक्त विभागों में विभक्त करके ही निबंध लिखना प्रारंभ करना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें विषय में बहुत ही अच्छी पकड़ है तभी हमको निबंध लिखना प्रारंभ करना चाहिए। यथासंभव संस्कृत की पत्र पत्रिकाओं, कोश तथा व्याकरण ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रुतियों, मुहावरों, दृष्टांतों तथा विविध शास्त्रीय न्यायों को भी कंठस्थ करके स्थान स्थान पर उसका प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो बीच बीच में अगर हम किसी दोहे को या किसी सूक्ति को बीच में लिख देते हैं तो उससे हमारी जो निबंध लेखन है वो बहुत ही अच्छी लगती है। निबंध शैली क्रमबद्ध विचारों की अपेक्षा रखती है, अतः चयनित विषय को हृदयग्राही तथा युक्ति संगत बनाने के लिए तथ्यों को क्रमशः उपक्रम, उपपत्ति, दृष्टांत तथा उपसंहार इन 4 विभागों में विभक्त कर लेना चाहिए। इसमें निबंध का प्रथम चरण ही उपक्रम या भूमिका के नाम से जाना जाता है। भूमिका सदैव छोटी या प्रभावोत्पादक एवं रोचक होनी चाहिए। इसके अंतर्गत विषय की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। निबंध का द्वितीय चरण उपपत्ति की अपेक्षा रखता है, यही निबंध का प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत विवेच्य विषय का विविध तर्क वितर्क एवं अन्वय व्यतिरेक के द्वारा समालोचनात्मक शैली में समर्थन किया जाता है। द्वितीय चरण दृष्टांत या उदाहरण के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें उदाहरण 2-4 हमें डालने चाहिए और अच्छे उदाहरण, ताकि निबंध पढ़ने में या देखने में बहुत ही अच्छा लगे। सामान्य तौर पर उपपत्ति में समर्थित विषय को किसी पुरावृत्ति अथवा आधुनिक उदाहरण के द्वारा परिपुष्ट करना ही दृष्टांत कहलाता है। निबंध के चतुर्थ या अंतिम चरण को उपसंहार के नाम से जाना जाता है। इसमें पूर्व विवेचित विषय का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें लास्ट में या चौथा चरण में क्या निबंध में उपसंहार लिखना चाहिए, जिसमें हमें संक्षेप में हमें बताना चाहिए कि हमने उसमें क्या प्रस्तुत किया है। तो आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि विचार वर्णन आलोचना आख्यान ज्ञातव्य है कि विचार वर्णन आलोचना आख्यान तथा भाव के भेद से निबंध लेखन की 5 शैलियाँ पाई जाती हैं। इनमें सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक तथा उपदेशात्मक विषयों के किसी एक पक्ष को लेकर उसके स्वरूप तथा गुण दोषों पर विचार करना विचारात्मक निबंध कहलाता है। जबकि पशु पक्षी, नदी, पर्वत, समुद्र, ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्व महोत्सव तथा नगर आदि वर्ण विषयों के स्वरूप एवं गुण दोष आदि का वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। फ्रेंड्स, एक बार देखिए, ये उपदेशात्मक और ये विचारात्मक और ये वर्णनात्मक। विचारात्मक किसे कहते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक तथा उपदेशात्मक विषयों के किसी एक पक्ष को लेकर उसके स्वरूप तथा गुण दोषों पर विचार करना विचारात्मक कहलाता है, निबंध कहलाता है। और ये वर्णनात्मक निबंध है। अगर हम पर्वत, समुद्र, ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्व महोत्सव तथा नगरादि वर्ण विषयों के विषय स्वरूप एवं गुण दोषादि का वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार अगर हम किसी समुद्र या पर्वत या किसी पशु पक्षी, नदी आदि के बारे में अगर हम वर्णन करते हैं तो वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। किसी कवि या लेखक के विचारों, सूक्तियों, ग्रंथों या किसी प्राचीन साहित्य का आलोचनात्मक या समीक्षात्मक ढंग से विवेचन करना ही क्या कहलाता है? आलोचनात्मक एवं किसी ऐतिहासिक महापुरुष, कवि, धर्म प्रचारक अथवा समाज सुधारक आदि के चरित्र कथानक, घटना आदि का विवेचन करना आख्यात्मक निबंध होता है।
महापुरुष, कवि, धर्म प्रचारक तथा समाज सुधारक आदि के चरित्र या कथानक, घटना आदि का विवेचन करना आख्यानात्मक निबंध होता है। इस प्रकार निबंध कई प्रकार के होते हैं। ये अब देखिए, भावात्मक निबंध कौन सा होता है? तो भावात्मक निबंध वह होता है जो किसी वस्तु, दृश्य या भाव को भावुक शैली में प्रस्तुत करता है। भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति तथा काव्यात्मा इसका अपना विशिष्ट गुण होता है। निबंध लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, विराम चिन्हों को लेकर भी हम आएंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, और आप विराम चिन्हों को बहुत आसानी से और ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे कि कैसे कहाँ कौन सा चिन्ह लगता है। निबंध लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इनका प्रयोग समुचित तथा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना भाव का सम्यक ज्ञान नहीं होता है, और यदि समुचित प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर कामा कहीं कोई भी विराम चिन्ह जो है वो अगर शब्द के सही जगह पे नहीं लगा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उदाहरणार्थ देख लीजिए आगे। एक बार शिक्षा मंत्री महोदय उच्च शिक्षा के निरीक्षण के संदर्भ में कासगंज स्थित में एक कॉलेज के उस कक्ष में पहुंचे जहां हिंदी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन दीक्षित जी विराम चिन्हों पर अपना ओजस्वी व्याख्यान दे रहे थे। मंत्री महोदय विराम चिन्हों के संबंध में व्याख्यान में अत्यंत खिन्न होते हुए बोले। मंत्री महोदय को गुस्सा आई और वह उस विराम चिन्ह पर बोले। मूर्ख के अतिरिक्त अत्यंत खिन्न होते हुए बोले कि किसी मूर्ख के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति इस निरर्थक विषय को नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने उस अध्यापक पर बोला कि यह मूर्ख ही कोई पढ़ाता है, कोई अच्छे लोग नहीं इसको पढ़ाते हैं। प्रोफेसर दीक्षित ने अत्यंत शांत मुद्रा में शामपट्ट का प्रयोग करते हुए लिखा, द मिनिस्टर से द टीचर इज ए फूल। अर्थात मंत्री जी कहते हैं कि अध्यापक मूर्ख है। इससे मंत्री जी बहुत प्रसन्न हुए। तब प्रोफेसर दीक्षित ने कहा, अब मैं इस वाक्य में विराम चिन्ह को परिवर्तित करके लिख रहा हूँ। अब देखो ये जो लिखा हुआ था, द मिनिस्टर से द टीचर इज ए फूल। द मिनिस्टर, अब वो लिखते हैं, प्रोफेसर दीक्षित लिखते हैं, द मिनिस्टर से द टीचर इज ए फूल। उनका उल्टा हो जाता है, अर्थात अध्यापक महोदय कहते हैं कि मंत्री मूर्ख है। इस प्रकार विराम चिन्ह के फ्रेंड्स फिर से देखते हैं। अध्यापक महोदय कहते हैं कि मंत्री मूर्ख है। इस प्रकार विराम चिन्ह के परिवर्तन से वाक्य का एकदम विपरीत अर्थ होता है। देखकर मंत्री महोदय अत्यंत लज्जित होते हुए बोले कि विराम चिन्हों के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का सम्यक प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर प्रमुख विराम चिन्हों को अग्रलिखित सारणी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम विराम चिन्ह को लेके आएंगे, इसलिए इस व्याख्यान को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हमेशा आप इसको 2-4 बार ज़रूर वीडियो देखिएगा। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।